दोस्तों ये है 10.js, तो मैं index.html में इसको कर देता हूँ 10। अभी आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये है 10.js, राइट। इसका आउटपुट आपको मुझे बताना है। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आप मुझे इसका आउटपुट बताइए। तो नाउ अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या आउटपुट आना चाहिए, ये रन होगा तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले मेन एक फंक्शंस है, ओके। मेन फंक्शन इन्वोक हुआ, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे मेन में जाएंगे। मेन का एक अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, इसमें वेरिएबल और मेथड को ये आइडेंटिफाई किया। तो इसमें एक एरे ARR करके एक एरे है। एरे में ओके, सबसे पहले एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो आप मान के चलिए कि जो भी वेरिएबल है उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है और फंक्शंस का डिटेल स्टोर है। इट्स एब्सोल्युटली राइट। नाउ तो अब हम यहाँ पे आएंगे, पहले ये कंसोल लॉग होगा मेन स्टार्टेड, तो ये कंसोल लॉग हो गया फर्स्ट, तो ये आउटपुट आ जाएगा ये मेन स्टार्टेड। देन सेकंड क्या होगा, सेकंड ARR करके फॉर ईच मेथड यूज किया गया है। अब बेसिकली फॉर ईच क्या करता है, इटरेट करता है। तो जो हमारा ARR है, जो एरे है, एरे को इटरेट करेगा और यहाँ से आप वैल्यू को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वैल्यू इंडेक्स और किस एरे का आप लूप चला रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, उसका डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर आपको वैल्यू, पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है यहाँ पे वैल्यू के लिए, दूसरा रहेगा यहाँ पे इंडेक्स के लिए। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंड देन थर्ड रहेगा एरे, ओरिजिनल एरे, ठीक है, किसका लूप चल रहा है, किसका इटरेट हो रहा है। तो ओरिजिनल एरे ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों जब ये लूप चल रहा है तो इसके अंदर एक अवेट यूज किया गया, एसिंक अवेट। अब बेसिकली एसिंक अवेट क्या करता है दोस्तों, कि जहाँ भी अवेट लिखा रहेगा ये वेट करेगा उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने तक का, ठीक है। अवेट हमेशा एसिंक कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो अवेट जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे वेट करेगा, एज नेम सजेस्ट ये वेट करेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। console.log res ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे होने नहीं वाला है। क्यों कि जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जहाँ पे अवेट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये कुछ सीन होता है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, अवेट में एक फंक्शंस कॉल कर रहा है, तो फंक्शंस कुछ रिटर्न करेगा। तो चलिए फंक्शंस में आ जाते हैं। तो जीरो इंडेक्स के लिए फंक्शंस, जीरो इंडेक्स याद रखिएगा, जीरो इंडेक्स के लिए, जीरो एरे के लिए एक बार इटरेट हुआ तो ये फंक्शंस कॉल हुआ। और फंक्शंस क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे रिजॉल्व, इसमें दो स्टेट होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो जब रिजॉल्व होगा तो यहाँ पे दोस्तों रिजॉल्व होगा तो हमको यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, पास कर वैल्यू को पास करके। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट अगेन यूज किया गया है। अब देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक कम्प्लेक्सिटी लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो सेट टाइम आउट वैल एंड देन रिटर्न रिजॉल्व वैल्यू, ओके। मतलब जो सेट टाइम आउट में जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसी वैल्यू को हम एज अ रिजॉल्व करके पास यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं 1 मिनट के बाद। बट व्हाट इज दिस वैल्यू एक्चुअली, क्योंकि जो रिटर्न यहाँ पे किए उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। बट आउटपुट आएगा क्या, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट में पास किए, ओके। प्रिंट में पास करने का मतलब कि 1 पास किए यहाँ पर, तो ये 1 आ गया, राइट। एंड देन यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि इसी को हम यहाँ पे अंदर में पास कर दिए, यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये रिटर्न कर देगा 1 सेकेंड के बाद 1, यही होगा। तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा एंड देन सेकेंड टाइम में 2 रिटर्न होगा, यही आप सोच रहे होंगे। देन थर्ड टाइम में 4। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा ये आँखों को, आपको माइंड को धोखा देने वाला काम किया गया है। इसका मतलब ये है
कि ये जो वैल है यहाँ पे पैरामीटर में पास किए हैं, ये वैल और ये वैल आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोस्तों सेट टाइम आउट मैं कॉल किया तो उसमें ये तो हम आर्गूमेंट तो पास नहीं कर रहे हैं ना, ये तो पैरामीटर है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम फंक्शंस लिखते हैं और सपोज एट फंक्शन ए, तो नॉर्मल ऐसा फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे तो हम कुछ पास करते हैं ना, ए बी सी ऐसे कुछ थोड़ी पास करते हैं, स्ट्रिंग तो पास नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे, सपोज दैट कुछ भी मैं पास किया VAL, जो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पैरामीटर पास करूँगा तो इसके अंदर मैं इसको यूज कर पाऊँगा val1 और val2 को, बट जब मैं फंक्शंस कॉल करूँगा तो मैं रियल वैल्यू को पास करूँगा। रियल वैल्यू इन द सेंस कि मैं यहाँ पे val1 के जगह पे कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया या फिर कुछ नंबर पास कर दिया, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे पास करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन स्टार्टेड कॉल हुआ, देन ये हमको कुछ रिटर्न कर रहा है, देन ये यहाँ पे कॉल होगा। ओके, तो ये यहाँ पे जो रिटर्न आएगा, ये वैल्यू है, ये एक्चुअल में अनडिफाइंड है, कुछ है ही नहीं, ये वैल्यू अनडिफाइंड है इसके अंदर। अब मैं उसको क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके बताता हूँ। कंसोल लॉग, इस वैल्यू को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। तो ये सेट टाइम के अंदर है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ ताकि पता चले। सेट टाइम आउट के अंदर है, इनसाइड सेट टाइम आउट, एंड देन जो ये वाला कंसोल लॉग है ये आउटसाइड ऑफ सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट के बाहर है। बट दोस्तों यहाँ पे वो तो मैं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उससे पहले हमारा ये कंसोल लॉग रन होगा, क्योंकि अवेट हमारा टाइम ले रहा है। अवेट जो है टाइम लगाएगा और उस टाइम पीरियड में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जावा स्क्रिप्ट इंजन कुछ नहीं करेगा। तो जब तक ये वेट कर रहा है तब तक ये इस फंक्शंस के अंदर, जिसके अंदर एसिंक लगा हुआ है, उस फंक्शन से ये बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा देगा। और जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो दोस्तों एग्जीक्यूट होने के बाद वो पहले फिर उसके बाद फिर से चेक करेगा कि अब अवेट वाला जो फंक्शन है जहाँ पे अवेट यूज किया गया है वो अब एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का सीन होता है। तो बेसिकली ये सारा चीज़ इंटरनली मैनेज होता है। ओके, इंटरनली उसमें टास्क क्यू होते हैं, माइक्रो टास्क क्यू होते हैं, जो कि इन सारे चीज़ों को इंटरनली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे पहले मेन स्टार्टेड होगा, देन इंड होगा, एंड देन ये पे अनडिफाइंड क्लिक होगा, क्योंकि वैल्यू, ये जो वैल्यू है सेट टाइम आउट के अंदर वो अभी अनडिफाइंड है, क्योंकि ये कहीं से पास नहीं हो रहा है। ये जो ये वाला वैल्यू से आप धोखा खा रहे हैं, ये वैल्यू अलग चीज़ है और ये वैल्यू अलग है, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, ये दोनों एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ये जो है इस फंक्शंस के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया गया है, और जबकि ये जो पैरामीटर जो पास किया गया है हम एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, बट इसके अंदर जो मिल रहा है अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ये एक टाइप का एनोनिमस फंक्शन है और यहाँ पे कुछ भी पास हो नहीं रहा है। नाउ इसको हम रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है मेन स्टार्टेड, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ। देन दूसरा है आउटसाइड ऑफ टाइम आउट 1 2 एंड 3। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अवेट में जो भी पास किया वो आपने क्या पास किया है, एक पास किया, मतलब ये 3 टाइम्स इसलिए कॉल हुआ क्योंकि 3 टाइम के लिए ये इटरेट हुआ, 3 टाइम्स इटरेट हुआ, क्योंकि एरे में 3 वैल्यू हैं।
तो ईच वैल्यू के लिए इटरेट हुआ और ईच वैल्यू जो है प्रिंट फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास हुआ। अब इस आर्गूमेंट को एज अ पैरामीटर हम यहाँ पे कलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्चुअल में प्रॉमिस के अंदर भी प्रॉमिस के अंदर एक और जो है एरो फंक्शंस है और एरो फंक्शन के अंदर प्राप्त कर पा रहे हैं। उसका वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3, ऐसा इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ये एज अ क्लोजर इफेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है एज अ क्लोजर इफेक्ट। इट मीन्स व्हाट कि क्लोजर तो आपको मालूम ही है कि वो अपने सपोज दैट इस फंक्शंस के अंदर ये वाला जो फंक्शंस है इतना बड़ा सा, इस फंक्शंस के अंदर अगर सपोज दैट अगर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो अपने पेरेंट की ओर चेक करेगा, अगर पेरेंट में मौजूद है तो वहाँ से एक्सेसिबल हो जाएगा। तो मतलब फंक्शंस विद देयर सराउंडिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शंस हैं और सराउंडिंग स्टेट्स में वैल्यू क्या है, वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए ये कंसोल लॉग करने से आपको ये वैल्यू मिल रहा है। ओके, ये कंसोल लॉग करने से ये वैल्यू वहाँ से मिल रहा है ड्यू टू द क्लोजर इफेक्ट 1 2 3। एंड देन इंड कॉल हुआ। इंड कॉल क्यों हुआ, क्योंकि अवेट 3 बार लूप चला, ठीक है, 3 बार लूप तो चल गया यहाँ पे फॉर ईच, बट अवेट अभी भी वेट ही कर रहा है, इसका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। फॉर ईच कंप्लीट हो गया, 3 बार लूप चला के निकल गया वो 1 2 3, और ये जो है क्या किया, जस्ट मेथड कॉल किया और RES, ये RES कॉल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अवेट यूज किया गया है। फॉर ईच मेथड 3 टाइम्स फॉर ईच ऑफ दिस एरे वैल्यू ओ इटरेट हो गया, दैट्स वाई 3 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, बट ये अवेट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये टाइम ले रहा है। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, ये टाइम ले रहा है। तो ये तो टाइम ले रहा है, आपको मालूम है, क्योंकि सेट टाइम आउट की वजह से टाइम ले रहा है। अब हम यहाँ पे क्या किए, कंसोल लॉग आउटसाइड ऑफ टाइम आउट वैल्यू अगर कर दिए, जो हम एज अ आर्गूमेंट पास किए थे, यहाँ पे एज अ पैरामीटर वैल्यू को हम प्रिंट करके चेक किए, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो हमारा ये हो गया 3 टाइम्स। एंड देन क्या होगा, ये तो सेट टाइम आउट तो टाइम ले रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा चला गया टाइमर वाला ब्राउज़र का जो प्रॉपर्टी है, वो टाइमर रजिस्टर कर लिया और टाइम एक्सपायर करने के बाद फिर से उसको भेजेगा JS इंजन को फिर से एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो वो तो उधर 3 लूप चले, तो तीनों इटरेट 3 टाइम्स इटरेट हुआ, तो तीनों के लिए 3 टाइम्स सेट टाइम आउट बना और तीनों एक जगह पे रिस्टोर हो गया ब्राउज़र में, एक्सपायर होने के लिए हो गया, ठीक है। अब हमारा वो तो उधर रिस्टोर हो गया, एक्सपायर होगा तब दोबारा से आएगा। देन कंसोल लॉग ये भी यहाँ पे वेट कर रहा है जब तक ये वाला एग्जीक्यूट ना हो जाए। ओके, तो ये सब कभी बीच में वेटिंग में चल रहा था, तो क्या करेगा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। वो अभी वेटिंग में चल रहा है दोनों, तो अभी नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड ये वाला आ गया, कंसोल लॉग इंड, इसीलिए इंड यहाँ पे कॉल हो गया। इंड कॉल हुआ, ये सब हो गया, तब जाकर ये एक्सपायर हो रहा है सेट टाइम आउट 1 सेकेंड के बाद। जब वो एक्सपायर हुआ तो फिर से कंसोल लॉग ये कॉल हुआ। बट व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, वैल्यू इज अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि वैल्यू को ऐसे हम पास नहीं कर सकते, ऐसे हम पास कर रहे हैं तो ये एज अ पैरामीटर मतलब हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ये वैल्यू पास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पास कर सकते। तो हाँ, अगर इसको पास ऐसे करने के बजाय हम डायरेक्टली इसको यूज कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ और तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अभी देखिए ये अनडिफाइंड 3 टाइम्स जो प्रिंट हुआ, इसके इनसाइड वो नहीं होगा। मैं भी सेव कर रहा हूँ, देखिए इनसाइड भी 1 2 3 मिला। क्यों मिला, क्योंकि ये एज अ क्लोजर आ रहा है, इसके अंदर मौजूद नहीं था। ये जो हमारा कॉल बैक, ये जो हमारा फंक्शंस है, ये जो एरो फंक्शंस है, इसके अंदर ये वैल्यू है ही नहीं, मौजूद नहीं है, तो ये अपने पेरेंट को चेक करेगा, पेरेंट में है तो वहाँ से दे देगा। बट उस केस में क्या था, इस केस में इसी के अंदर मौजूद था, वैल्यू मौजूद था, तो ये अपने पेरेंट के वैल्यू ये पेरेंट के जो वैल्यू है उसको एक्सेस नहीं किया, इसके अंदर ही मौजूद था। ये बात अलग है कि अनडिफाइंड करके स्टोर था, अनडिफाइंड स्टोर था, बट इसके अंदर तो वैल्यू था,
इसीलिए यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा था, क्योंकि उस समय अनडिफाइंड ही स्टोर था बिकॉज ऑफ द मेमोरी क्रिएशन ड्यूरिंग द पार्सिंग फेज। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये काम करता है, एसिंक अवेट एंड देन सेट टाइम आउट, और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते रहते हैं इंटरव्यू में। और इस टाइप के जो कैचिंग होते हैं ना, आपके माइंड को, आपके आँखों को ये सब कैच करना पड़ेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये वैल्यू पास कर रहे हैं बट उसको यूज ऐसे नहीं करते। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा मेन स्टार्टेड, ये एंड देन इंट एंड देन 3 टाइम्स अनडिफाइंड, बिकॉज ये जो रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वैल्यू इसके अंदर अनडिफाइंड मौजूद है। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।